नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी तो अपने ही जाल में फंस गई भाग 2। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा जूरी एक हाई सोसाइटी की पढ़ी लिखी लड़की है और उसकी जेठानी एक गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की है, जिस वजह से जूरी को अपनी जेठानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब शादी के बाद उससे कहा गया कि अपनी जेठानी के पैर छुओ तो वह सोचती, क्या मुझे इस अनपढ़ गवार के पैर छूने होंगे? इसका पहनावा ही तो देखो, लाल कलर की चमकदार साड़ी, हाथों में भर भर चूड़ियाँ और मांग में इतना सारा सिंदूर। आज के टाइम में कौन भरता है? जूली शादी के पहले दिन से ही अपनी जेठानी को पसंद नहीं करती और जब वह अपनी ससुराल के लोगों से अपनी जेठानी की तारीफ सुनती तो उससे वह भी नहीं सुनी जाती और वह सोचती कि इस अनपढ़ गवार की यह लोग इतनी तारीफ कैसे कर सकते हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह गवार सबकी नज़रों के सामने गिर जाए। कविता हर काम समय पर करती थी, अपने ससुर जी को दवा भी समय पर देती थी, जिस वजह से उसकी सास उससे हमेशा खुश रहती थी। और एक दिन जूली अपने ससुर जी की दवा बदल देती और फिर अपनी भाभी से कहती, अरे भाभी, आप क्या कर रही हैं? आप ससुर जी को गलत दवा दे रही हैं। यही तो दवा ससुर जी सुबह के टाइम खाते हैं, शाम की दवा तो यही है। और जब कविता के ससुर जी दवा का नाम देखते तो कहते, छोटी बहू सही कह रही है, मेरी शाम की दवा तो यही है। कविता बहू, तुमसे कोई गलती हो गई। तब जूली कहती, भाभी से गलती तो हो गई, लेकिन यह गलती आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती थी। और कविता की सास ने कहा, जूली बहू सच कह रही है और आज के बाद तुम्हारे ससुर जी को दवा जूली बहू ही देगी। वह पढ़ी लिखी है और तुमसे ज़्यादा समझदार है। इसी तरह धीरे धीरे जूली ने अपनी ससुराल में सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली और कविता को सबकी नज़रों में गिरा दिया। कभी कविता के हाथ के खाने की बुराई करती तो कभी किसी और चीज़ की, लेकिन जूली की ननद रश्मि इस सब बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी। वह देख रही थी कि जूली काम तो कविता भाभी से कराती है और नाम खुद का करती है और अब यह सोचती कि मुझे जूली भाभी को उनके ही जान में फंसाना होगा। और एक दिन जब रश्मि अपनी कविता भाभी से कहती कि आप तैयार हो जाइए, मुझे कुछ साड़ी लेने के लिए मार्केट जाना है, तो आप भी मेरे साथ चलना। तब कविता की माँ ने कहा, यदि तुझे मार्केट जाना है तो अपनी जूली भाभी को लेकर जा, कविता इस सब के बारे में क्या जाने। तब रश्मि कहती, मम्मी आपने बिल्कुल सही कहा कि कविता भाभी को तो कोई ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, लेकिन मुझे तो जानकारी है ना, तो मैं तो अपने ही पसंद की साड़ी खरीद लूँगी। बस भाभी को अपने साथ ले जाती हूँ। वह क्या है ना, यदि जूली भाभी मेरे साथ गई तो ना जाने कविता भाभी खाने में क्या बनाएंगी, फिर से ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना बना दिया तो इसलिए जूली भाभी को घर पर ही रहने देते हैं और वह सबकी पसंद का और हिसाब का खाना बना देंगी। और आज तो मौसी जी भी आ रही हैं, तो मौसी जी का स्वागत जूली भाभी से अच्छा कौन कर सकता है। अब मुझे तो मार्केट से आने में टाइम भी लग सकता है। अब मैं भी चली जाऊंगी और जूली भाभी भी चली जाएंगी तो कविता भाभी तो अकेले मौसी जी के स्वागत की तैयारी भी नहीं कर पाएंगी। तो मैं कविता भाभी के साथ मार्केट जाती हूँ, जब तक जूली भाभी सब तैयारियां कर लेंगी। मौसी जी के लिए और हम सब के लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना भी बना देंगी। वैसे भी जूली भाभी तो बहुत समझदार हैं, वह हर काम परफेक्ट करती हैं और समय पर करती हैं, तो हमें तो कोई टेंशन की ज़रूरत है ही नहीं। रश्मि की माँ ने कहा, वैसे बात तो तू सही कह रही है, तू अपने साथ कविता को ही ले जा। रश्मि कविता के साथ मार्केट चली जाती और वहाँ जूली अकेले परेशान हो जाती। उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता था। अभी तक तो रसोई में कविता खाना बनाती थी और जूली खाना सर्व कर कर सबको यही महसूस कराती थी जैसे खाना उसने बनाया हो। लेकिन इस बार तो जूली अपने ही जाल में फंस चुकी थी। सासू माँ से यह भी नहीं कह सकती थी कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। जूली थोड़ी देर परेशान हो जाती और फिर सोचती, खाना ही तो बनाना है, कौन सा बड़ा काम है और इसमें कौन सी मेहनत रखती है, मैं अभी बना देती हूँ। और वहाँ रश्मि और कविता साड़ियाँ खरीद रही थी। साड़ी खरीदने के बाद कविता रश्मि से कहती, दीदी आपने साड़ी खरीद ली तो अब हम
घर चलें? तब रश्मि ने कहा, भाभी इतनी जल्दी भी क्या है घर जाने की, अभी तो मेरा रेस्टोरेंट में खाना खाने का मन है, तो चलिए हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तब रश्मि ने कहा, लेकिन दीदी घर पर तो मौसी जी को आना है और यदि मैं ही घर पर नहीं होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तब रश्मि ने कहा, अरे भाभी आप चिंता क्यों करती हैं, मौसी जी की ट्रेन तो 3 बजे की है, जब तक तो हम घर पहुंच ही जाएंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। तब कविता कहती है, लेकिन मौसी जी के आने की तैयारी भी तो करनी होगी ना। अरे भाभी आप इतनी चिंता क्यों करती हैं, घर पर जूरी भाभी हैं ना, जो हर काम समय पर और परफेक्ट करती हैं, वह सब देख रहेंगी और मम्मी को भी उन पर ही ज़्यादा भरोसा है, तो उन्हें भी तो पता चल जाएगा कि उनकी छोटी बहू कितने अच्छे से काम करती है और आप ना अब कुछ नहीं बोलेंगी और जो मैं कह रही हूँ वही करेंगी। चलिए मेरे साथ रेस्टोरेंट में। रश्मि घर पर जाने के लिए जानबूझकर रेड कर रही थी, जिससे सभी काम जूरी को करना पड़े और घर के सभी सदस्य को पता चल जाए कि जूरी कितना परफेक्ट काम करती है और कितना समय पर करती है। अब तो दोपहर के 2 बज चुके थे। रश्मि सोचती, अब घर पर जाना चाहिए, जरा घर पर जाकर मैं भी तो देखूं कि जूरी भाभी ने कितना अच्छा खाना बनाया है। कविता और रश्मि घर जाती। रश्मि मन में सोच रही थी, आज तो एक बहुत अच्छा नाटक देखने को मिलेगा। जूरी भाभी ने तो अभी तक खाना भी नहीं बना पाया होगा, माँ तो उन पर गुस्सा हो रही होंगी। आज मम्मी को अपनी गलती का एहसास होगा और वह कविता भाभी की अहमियत समझ जाएंगी। सोचते हुए रश्मि घर के अंदर जाती, साथ में कविता भी थी। घर के अंदर जाते ही साथ रश्मि देखती कि उसकी मम्मी जूरी भाभी से कह रही है, बेटा अब तो तुम ठीक हो ना, तुम्हारी पैर की चोट कम हुई या नहीं। तब रश्मि ने कहा, क्या हुआ इन्हें? तब रश्मि की मम्मी ने कहा, यह सपना तुम्हारी बड़ी भाभी कविता की वजह से हुआ है। रसोई में इसने ऐसा पोछा लगाया कि पोछा सूखा ही नहीं और बेचारी जूरी का पैर फिसल गया और वह गिर गई और उसके पैर में चोट भी आ गई और कविता पर गुस्सा होते हुए कहती, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता क्या, हर काम में गलती करती रहती हो तुम। खरी खरी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ रसोई घर में और अपनी मौसी सास के आने की तैयारियां करो, उनके लिए उनकी पसंद का खाना बना दो। तब रश्मि ने कहा, खाना जूरी भाभी ने नहीं बनाया? तब रश्मि की माँ कहती, वही खाना कहाँ से बनाती, दिख नहीं रहा है उसके पैर में कितनी चोट आई है। रश्मि सब समझ जाती कि यह सब तो जूरी भाभी का नाटक है, घर के काम से बचने के लिए। और रश्मि की माँ जूरी से कहती, जाओ बहू तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, और रश्मि से कहती, तुम इसे इसके कमरे तक छोड़कर आओ। रश्मि जूरी को उसके कमरे में छोड़ने के लिए जाती और जूरी से कहती, मैं सब कुछ जानती हूँ कि आप यह सब नाटक कर रही हैं। तब जूरी ने कहा, जानती तो मैं भी हूँ दीदी कि आप जानबूझकर कविता भाभी को अपने साथ लेकर गई थी, जिससे मुझे घर के सारे काम करने पड़े और घर वालों को पता चल जाएगा कि मुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता। लेकिन मैं ना इतनी जल्दी आपके जाल में फंसने वाली नहीं थी। मैंने पता हे क्या किया, पहले तो मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लग रहा था कि आपकी चालाकी की वजह से आज तो मैं फंस ही जाऊंगी, और गुस्से में मेरे हाथ से पानी फैल जाता और मेरा गुस्सा और बढ़ जाता। मैं कहती, पहले ही इतने काम हैं, अब पोछा और मारो। पोछा नाम सोचते ही मुझे याद आता कि आज सुबह तो पोछा आपकी गवार भाभी कविता ने रखाया था ना। यदि पोछा गीला रह गया और मेरा पैर फिसला तो सारा दोष आपकी प्रिय गवार भाभी कविता पर जाएगा, और मैंने जानबूझकर पैर फिसलने का नाटक किया और मुझे घर के काम भी नहीं करने पड़े। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। पहला कि मैं घर के काम करने से बच गई और दूसरा पूरा दोष आपकी प्रिय गवार भाभी पर गया। रश्मि गुस्से से वहां से चली जाती और सोचती, यह जूरी तो जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा तेज है, इसका दिमाग तो एक कदम आगे चलता है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस जूरी की असलियत जल्द से जल्द सबके सामने आ जाए और मेरी कविता भाभी को पहले की तरह सम्मान मिले। लेकिन मैं करूं तो करूं क्या, इस जूरी को इसके ही जाल में फंसाना इतना आसान तो नहीं होगा। थोड़ी देर में मौसी जी और उनकी बहू भी घर पर आती। कुछ दिन निकल जाते। एक दिन मौसी जी की बहू खुशी रश्मि से कहती, क्या हुआ दीदी, मैं देख रही हूँ आजकल आप खोई खोई सी रहती हैं। तब रश्मि उन्हें सब कुछ बताती और कहती, मैं जूरी भाभी को सबक सिखाना चाहती हूँ और अपने परिवार को यह एहसास कराना चाहती हूँ कि वह कविता भाभी के साथ कितना गलत कर रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा
क्या करूं? जूरी भाभी तो बहुत चतुर चालाक हैं। आखिर एक बार कोशिश कर कर देख चुकी हूं, लेकिन वही चार तो उल्टी मुझ पर ही भारी पड़ गई। मेरी वजह से कविता भाभी को मम्मी की बहुत डांट सुननी पड़ी। तब खुशी ने कहा, देख तो मैं भी रही हूँ कि मौसी जी का व्यवहार कविता भाभी के प्रति बदला हुआ है। देखकर अजीब तो मुझे भी रखा। सच में जूरी तो बहुत चतुर चालाक है। रिश्ते में मेरी देवरानी है ना, तो देखिए अब मैं देवरानी जी को कैसे उनके जाल में फंसाती हूँ। तब रश्मि ने कहा, जो भी करें भाभी सोच समझ कर करें, कहीं फिर से कविता भाभी को हमारी वजह से दांत ना सुननी पड़े। तब खुशी कहती, आप चिंता मत कीजिए दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी खुशी भाभी भी कोई कम चालाक नहीं है। देखिएगा मैं अपनी देवरानी को कैसे उनके जाल में फंसाती हूँ। एक दिन खुशी और पूरा परिवार एक साथ पैदा हुआ था। तब खुशी जूरी से कहती, जूरी तुम तो बहुत होशियार हो, पढ़ी लिखी भी हो और समझदार भी हो। मौसी जी तो तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं, कहती हैं कि तुमने कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे से घर को संभाल लिया है, सबके साथ घुल मिल गई हो। सच में तुम बहुत होशियार हो। कुछ ही दिनों में तुम तो मुझे बहुत पसंद आ गई। मेरी शादी को तो 4 साल हो गए, फिर भी मैंने अभी तक अपने ससुराल को इतने अच्छे से नहीं संवारा है जितने अच्छे से तुमने संवारा है। और तुम्हारे हाथ के खाने की तो मौसी जी इतनी तारीफ करती हैं कि क्या बताऊं। अब तारीफ सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तो अपना गुरु बना लेना चाहिए। तब जूरी ने कहा, अरे भाभी आप तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हैं, और मम्मी जी का तो स्वभाव ही अच्छा है, इसलिए उन्हें अपनी हर एक बहू प्रिय है। तब जूरी ने कहा, नहीं तुम सबसे ज़्यादा प्रिय हो, और तुम प्रिय हो भी क्यों ना, तुम में इतने गुण जो हैं। तुमने कितनी जल्दी सबका दिल जीत लिया। मैं तो तुम्हें अपना गुरु बनाना ही चाहती हूँ। जूली भी अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। और तभी खुशी कहती, तुमने आज कितनी स्वादिष्ट रसमलाई बनाई थी, वही खाते ही साथ मजा आ गया। चलो ना मुझे भी सिखा तो। तब जूली सोचती, यह क्या हो गया, मैं और रसमलाई, मुझे तो रसमलाई बनाना भी नहीं आती, क्या करूं। तब जूली ने कहा, अरे भाभी आज ही तो रसमलाई खाई है और अभी आप बनाना सीखेंगी, रहने दीजिए, मैं कभी फुर्सत में सिखा दूंगी ना। तब खुशी कहती, सच है तुम इतनी होशियार हो तो तुम्हें घमंड तो होगा ही ना। तब जूरी ने कहा, इसमें घमंड वाली क्या बात हुई भाभी, यदि ये घमंड नहीं तो क्या है, मैंने तुमसे कहा तो तुम्हें मुझे सिखाना चाहिए ना। यदि मैं कविता भाभी से कहती तो वह मुझे कब का सिखा चुकी होती। तब जूरी ने कहा, तो आप कविता भाभी से सीख लीजिए ना। तब खुशी कहती, नहीं कविता भाभी थोड़ी ना तुम्हारे जितना स्वादिष्ट खाना बना पाती हैं। मौसी जी ने खुद कहा है तुम ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती हो। यदि तुम मुझे सिखाना चाहती हो तो सिखाओ, वरना फालतू के बहाने मत मारो। तब कविता कहती, खुशी मैं तुम्हें सिखा देती हूँ ना। तब खुशी ने कहा, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप बीच में मत बोलिए, मुझे सिर्फ जूरी से सीखना है। तब जूरी की सास कहती, बेटा खुशी इतनी जिद कर रही है तो तू उसे सिखा देना। जूरी ने कहा, अच्छा ठीक है भाभी, आप मेरे साथ किचन में चलिए। तब खुशी कहती, मौसी जी आप भी मेरे साथ चलिए, कहीं किचन में जाकर जूरी कोई और बहाना ना बनाते। आप आएंगी तो वह मुझे ज़रूर सिखाएगी। वह तीनों किचन में चली जाती और जूरी की सास कहती, अच्छा बेटा रसमलाई बनाना तू शुरू कर, मैं भी तो देखूं कैसे बनाती है तेरी शादी के बाद तो तूने मुझे किचन में भी आने नहीं दिया। जूरी को पता भी नहीं था कि रसमलाई बनाई कैसे जाती है। वही तो खुशी को किचन में इसलिए लेकर आई थी कि उसे समझा सके, प्लीज़ आप सासू माँ से मत कहना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। लेकिन साथ में तो सासू माँ भी आ गई थी। अब जूरी पूरे तरीके से फंस चुकी थी, वह करे तो करे क्या। चूरी सोचती, आखिर इस गवार ने रसमलाई बनाई कैसे थी, मैंने तो देखा भी नहीं था। अब रसमलाई बनानी है तो मलाई की ज़रूरत तो पड़ेगी, मैं दूध की मलाई निकाल लेती हूँ। जूरी फ्रिज में से दूध निकालती और उसकी मलाई निकालने रखती। तब जूरी की सास कहती हैं, तुम क्या कर रही हो। जूरी ने कहा, मम्मी जी रसमलाई बनानी है तो मलाई की ज़रूरत तो होगी ना। जूरी की सास कहती, तुम क्या कह रही हो। जूरी कहती, रसमलाई तो दूध की मलाई से बनती है ना। तब जूरी की सास ने कहा, तुम्हें रसमलाई बनाना आती भी है या नहीं। अब जूरी के पास कोई और रास्ता नहीं था तो जूरी सब कुछ सच सच बोल देती कि अभी तक खाना भाभी बनाती थी, मैं तो सिर्फ तारीफें बतौरती थी। जूरी की सास जूरी पर गुस्सा होती हैं और कहती, अभी तक तुम हम सबसे झूठ बोलती आई हो, तुम्हें झूठ बोलने में थोड़ी भी शर्म नहीं आई। और अपनी कविता बहू से कहती, तुमने आज तक सच कहा क्यों नहीं, खाना तुम बनाती हो जूरी नहीं। तब रश्मि आकर कहती, यदि कविता भाभी कह भी देती तो आप
उनकी बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि आप जूरी भाभी पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करने लगी थी। आपको पता है मम्मी, उस दिन दवा भी जूरी भाभी ने बतली थी। तब जूरी की सास ने जूरी से गुस्से में कहा, रश्मि क्या कह रही है? जूरी कहती है, मम्मी जी, आज तक मैंने यह सब किया कविता भाभी को आप सबकी नज़रों में गिराने के लिए। तब जूरी की सास ने कहा, तुम यह सब क्यों कर रही थी? जूरी ने कहा, क्योंकि मुझे कविता भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक तो यह मुझसे कम पढ़ी लिखी और एकदम गांव की गवार की तरह रहती हैं, इसलिए मुझे पहले दिन से ही यह पसंद नहीं आई। और जब आप सब इनकी तारीफ करते थे तो मुझसे और नहीं सहा जाता था। गुस्सा आता था यह देखकर कि मुझसे कम पढ़ी लिखी लड़की की मेरी ससुराल में तारीफ हो रही है। तब कविता के साथ जूरी से कहती, तुमने हम सबके विश्वास को तोड़ा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी जूरी बहू, और आज के बाद तुम मुझे कभी अपनी शक्ल तक मत दिखाना। मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपना नाम करने के लिए इतने नीचे तक गिर सकती हो। तुमने अपने ससुर जी की दवा तक बदल दी, यह सोचे बिना यदि कविता ने वही दवा दे दी तो उनकी सेहत पर कितना बुरा असर होगा। जाओ तुम यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जूरी रोकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती, लेकिन जूरी की सास जूरी की एक नहीं सुनती और अपनी कविता बहू से माफ़ी मांगती है और कहती, बेटी हमें माफ़ कर दो। तुमने हम सब की कितनी केयर की और मैंने तुम्हें कितना भरा बुरा कहा। कविता ने कहा, मम्मी जी, मुझे आपकी कोई भी बात का बुरा लगा ही नहीं। आप तो मेरी माँ समान है और माँ की बात का बेटी बुरा नहीं मानती। तब कविता की सास कहती, तुम ही हो मेरी सबसे अच्छी बहू और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। जूरी की तरफ देखते हुए कहती और जूरी से कहती, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैंने तुमसे कहा निकल जाओ मेरे घर से। तब कविता कहती, मम्मी जी, मैं आपकी बेटी हूँ तो आप मुझे एक तोहफा नहीं देंगी? कविता की सास कहती, बोलो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? कविता ने कहा, जूरी को माफ़ कर दीजिए ना, वह देखिए अपनी गलती पर कितनी शर्मिंदा है और आपसे बार बार माफ़ी मांग रही है। तब कविता की सास कहती, तुम्हारे कहने पर मैं जूरी को ज़रूर माफ़ कर दूंगी, लेकिन उसे मुझसे नहीं तुमसे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि वह मेरी नहीं तुम्हारी गुनहगार है। जूरी अपनी जेठानी कविता से माफ़ी मांगती और कहती, सच में दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आपने मम्मी जी से कहा कि मुझे माफ़ कर दें। कविता जूरी को माफ़ करते हुए कहती, तुम तो मेरी छोटी बहन समान हो और छोटी बहनें गलती करती हैं तो बड़ी बहनें उन्हें माफ़ कर देती हैं। तभी खुशी कहती, जूरी, हम पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने से कम पढ़े लिखों का अनादर करें। कविता भाभी में ऐसे बहुत से गुण हैं जिन्हें हमें उनसे सीखना चाहिए। तब जूरी ने कहा, खुशी भाभी, आप सच कह रही हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास है और आज के बाद मैं कविता भाभी से घर के सभी काम सीख लूँगी और उनके साथ घर के बराबर काम करूँगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।